हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। और हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी के भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। बच्चों, हिंदी भाषा कौशल का जो चैप्टर है जिसमें हमने 4 कौशलों को पढ़ा था। पहला कौशल है आपका श्रवण कौशल, दूसरा है आपका मुखर या बोलना कौशल, तीसरा है आपका पठन कौशल और चौथा है आपका लेखन कौशल। इन्हीं से संबंधित प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आज का आपका, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो बच्चों, हमने भाषा कौशल 4 प्रकार के देखे हैं, जिसमें सुनना शामिल है, बोलना शामिल है, पढ़ना शामिल है, लेकिन देखना किसी भी प्रकार का भाषा कौशल नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ, ध्यान रखिए वाचन पाठ माने बोलने की अभिव्यक्ति का आयोजन कर रहा है। वह किस प्रकार के भाषाई कौशलों के विकास का उपयोग करेगा। तो बोलना अभिव्यक्ति होती है। बोलना क्या होता है? अभिव्यक्ति। बोलना अर्थग्रहण नहीं होता। अभिव्यक्ति तो होती है पर अर्थग्रहण नहीं होता। इसलिए ऑप्शन है ए, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती हैं। तो अभिव्यक्ति की कुशलताएं हमेशा बच्चों बोलना तत्व के साथ जोड़ी जाएंगी। बोलना एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पूछा है, तो जिसमें लेखन ना हो वही आपका आंसर होगा। देखिए, पत्र लेखन ये तो लिखित अभिव्यक्ति है, निबंध लेखन लिखित अभिव्यक्ति है, नाट्य लेखन लिखित, लेकिन वाद विवाद जो है वो बोलने की अभिव्यक्ति है, लिखने की नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं। तो कौन से 2 रूप अभिव्यक्ति के होंगे। तो कह रहे हैं ग्रहित और सृजनात्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपका अनुभूति लगा हुआ है, इमोशंस लगा है, भाव लगा है। भाव ग्रहण किए जाते हैं और सृजन किए जाते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाचन के समय अर्थ को ना समझने का क्या कारण है। वाचन के समय अर्थ को ना समझने का क्या कारण है। तो जब भी हम किसी चीज़ को नहीं समझते तो उसका क्या कारण होता है। हमारे अनुभव में कमी हो सकती है, हमारे अभ्यास में कमी हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1। सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है। तो बच्चों, सामूहिक वाचन बच्चों के बीच किया जाता है, तो अध्यापक नहीं आ सकता। समूह का नेता और समूह का छात्र। समूह का छात्र तो फिर सारे बच्चे हो गए, लेकिन वाचन पहले करता है समूह का नेता, यानी कि एक छात्र जिसे ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। पहले वो वाचन करेगा, फिर बाकी लोग सभी लोग वाचन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाचन के समय अर्थ को ना समझने का कारण, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, स्वसर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं में होता है। तो हमने अभी जब हमने भाषा कौशल पढ़े थे तो हमने बताया था कि स्वसर वाचन का जो अभ्यास है वो ज़्यादातर छोटी कक्षाओं में किया जाता है। कौन सी कक्षाओं में? छोटी कक्षाओं में किया जाता है। स्वसर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। तो सबसे उपयुक्त साधन होता है, अगर आपको बच्चों को बोलना सिखाना है जिससे बच्चों की गति बढ़े, लय आए, तुक आए, तो उसके लिए सामूहिक वाचन सबसे अच्छा वाचन होता है। सामूहिक वाचन सबसे अच्छा वाचन होता है। मौन वाचन के क्या लाभ हैं। तो हमने ये भी पढ़ा है मौन वाचन के लाभ क्या होते हैं। याद रखना, ज्ञान की वृद्धि बिल्कुल सही है। खरीदी गई किताब का सदुपयोग गलत है। शारीरिक वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, तो ये गलत हो गया। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मौन वाचन किया जाता है। मौन वाचन करने से अर्थ ग्रहण बढ़ता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। तो यहाँ ये 2 लगा हुआ है, इसको आप 1 कर लेंगे। नेक्स्ट, हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है। तो हम सभी जानते हैं हमारा जो अधिकांश वाचन है वो मौन वाचन होता है। हर चीज़ हम बोलकर नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अर्थ ग्रहण तीव्रता से करना चाहिए। मौन वाचन का अर्थ ही होता है अर्थ ग्रहण। ठीक है। मौन वाचन संबंधी प्रयोग विशेषकर किस देश में किए गए हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा मौन वाचन के प्रयोग अमेरिका में किए गए हैं। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। बच्चे छोटी कक्षाओं से तो कर नहीं सकते, पहली दूसरी में नहीं होता, तीसरी कक्षा में
शुरू करना चाहिए। अगर तीसरी ऑप्शन में ना हो तो आप चौथी कक्षा लगा दीजिएगा। निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? अब मौन वाचन यानी मन में पढ़ना, यानी कि हम बोलेंगे नहीं, तो मौन वाचन से ज़्यादा मौन वाचन करने से उच्चारण संबंधी दोष आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित कार्य से क्या तात्पर्य है? लिखित कार्य से तात्पर्य होता है कक्षा के कार्य और गृह कार्य दोनों को करना। केवल कक्षा कार्य लिखित नहीं हो सकता, केवल गृह कार्य लिखित नहीं हो सकता। लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो लिखित कार्य की जो त्रुटियां होती हैं वो मात्रा और वर्ण की हो सकती हैं, मात्रा की, वर्ण की, व्याकरण के नियमों की हो सकती हैं, विराम चिन्हों की हो सकती हैं, उपयुक्त सभी की हो सकती हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता? पुस्तकालय में बिल्कुल कर सकते हो आप, पुस्तकालय में मौन वाचन, विद्यालय में बिल्कुल कर सकते हो, वाचनालय में बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभिनंदन की सभा में आपको वेलकम करने के लिए मौन वाचन नहीं चाहिए, वहाँ अभिव्यक्ति चाहिए, बोलना चाहिए। नेक्स्ट, शिष्टाचार के विरुद्ध आप किसे कह सकते हैं? तो शिष्टाचार के विरुद्ध हम किसे कह सकते हैं? पुस्तकालय में मौन वाचन बिल्कुल शिष्टाचार है, वाचनालय में जोर जोर से पत्र पढ़ना यही शिष्टाचार के विरुद्ध है, घर में शोर मचाना बिल्कुल सही है, अध्यापक द्वारा कक्षा को अनुशासन में रखना बिल्कुल सही है। तो जो वाचनालय में जोर से पत्र पढ़ना ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। एक बोलने का तरीका होता है और एक उसकी लय होती है, गति होती है। साइलेंट रीडिंग की रचना किसकी है? साइलेंट रीडिंग जो लिखी थी डॉक्टर ब्रायन ने लिखी थी। डॉक्टर ब्रायन इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट है अगला, मौन वाचन से वृद्धि किसकी लाई जा सकती है? माने अगर हम मौन वाचन करते हैं तो हमारे किस चीज़ में वृद्धि हो जाती है? शारीरिक विकास में बिल्कुल नहीं, लिखने की गति में बिल्कुल नहीं, सुनने की गति में बिल्कुल नहीं, लेकिन नेत्रों की गति में, क्योंकि मौन वाचन करने से हम सिर्फ आँखों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो नेत्रों की गति में वृद्धि ला सकते हैं। लिखना सिखाते समय बालक को पहले क्या सिखाया जाना चाहिए? तो लिखना सिखाते समय बालक को सबसे पहले स्वयं का नाम लिखना सिखाना चाहिए। ये भगवान का नाम गलत होगा, अध्यापक का नाम गलत होगा, वाक्य लिखना गलत होगा। नेक्स्ट, प्रायः पाठशाला में बालकों से पहले क्या लिखवाते हैं? तो सबसे पहले बालकों से जो लिखवाया जाता है वो होता है वर्ण या अक्षर। फिर कह रहे हैं अगला, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, किसने कहा है? तो हस्तलिपि या बेसिक शिक्षा के बारे में ज़्यादातर किसने बताया है? महात्मा गांधी जी ने। आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट, मौखिक कार्य का रिकॉर्ड रखने में कौन सहायक होता है? तो मौखिक कार्य का अगर रिकॉर्ड रखना है तो उसके लिए लिखित कार्य करिए। उसके लिए क्या करना होगा? हमें लिखित कार्य करना होगा, क्योंकि बोलकर जो अभिव्यक्ति होती है वो स्थायी नहीं होती, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति स्थायी होती है। विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए अध्यापक किस कार्य को अधिक महत्व देता है? स्व अध्ययन माने स्वयं से पढ़ना। स्वयं से पढ़ने के लिए ज़्यादातर क्या दिया जाता है? गृह कार्य, कि बच्चे अपने आप करें, होमवर्क करें, मतलब विद्यालय में जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो घर पर भी करें। नेक्स्ट है आपका, लिखित कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक कक्षा कार्य होता है और दूसरा कौन सा कार्य होता है? दूसरा होता है गृह कार्य। लिखित कार्य दो होते हैं, एक होता है कक्षा में किया जाता है, दूसरा घर पर किया जाता है, गृह कार्य जो स्कूल से होमवर्क मिलता है। नेक्स्ट है, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? तो बालक परिवार में रहकर कौन सी भाषा सीख सकता है? सांकेतिक बिल्कुल सीख सकता है, लिखित सीख सकता है, लेकिन दोनों को ही जो बोला जाता है वो होता है बोलचाल की भाषा। संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी क्या है? तो संवाद माने होता है बोलना या किसी चीज़ को बताना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी क्या है? मौखिक उदाहरण गलत हो गया, श्यामपट्ट कार्य गलत, संवाद में श्यामपट्ट का कोई काम नहीं, मॉडल गलत, टेप रिकॉर्डर यानी कि आप अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं या दूसरे की बात रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं, तो ये संवाद कार्य के लिए अच्छा होता है। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है कक्षा अभिनय प्रणाली या नाटक करना, ठीक है, रोल प्ले जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में
सहायता के लिए कौन से अर्थ ग्रहण में सहायता हमेशा कौन सा वाचन करता है? मौन वाचन। बालक में मौन वाचन करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से बोलने की योग्यता कौन सी है? तो बोलने की योग्यता शुद्ध वर्तनी बिल्कुल नहीं है, सुलेख बिल्कुल नहीं है, श्रुतलेख बिल्कुल नहीं है, आशु भाषण, छोटा भाषण, ये बोलने की योग्यता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है? मौखिक भाव प्रकाशन, देखिए दीपावली पर लेख, ये तो लिखना है, मौखिक तो नहीं है, लेकिन कहानी मौखिक है, संवाद मौखिक है, अभिनय मौखिक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? तो कौन सा वाचन का आधार नहीं है? वाचन मुद्रा, छंदानुगत वाचन शैली, अभिनय, भावात्मक वाचन शैली। तो वाचन का आधार, वाचन मुद्रा वाचन का आधार है, छंदानुगत वाचन है, भावात्मक वाचन अभिनय वाचन का आधार नहीं। नेक्स्ट, बच्चों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? तो बच्चों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है कि लिखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, लिखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। ये और क्वेश्चंस मैंने PDF में डाल दिए हैं, आप सभी इनकी प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन नहीं आए मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।